उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता संभालते ही प्रदेश के सभी अधिकारियों और साथ ही साथ विभिन्न जो भर्ती बोर्ड हैं या चयन समितियां हैं उनके साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे कि जो भी पद खाली हैं उनको नियमानुसार तेजी के साथ प्रक्रिया पूरी कर भर्ती किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार विभिन्न विभागों में भर्तियां हो रही हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,100 से ज्यादा एएनएम की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के बाद नियुक्ति पत्र वितरित किया। निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में तैनात की जाएंगी, जिससे ग्रामीण स्तर तक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर ढंग से पहुंचेंगी। खास तौर पर जो महिला एवं शिशु से जुड़े हुए मामले हैं उनको बेहतर ढंग से गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकेगा, जो कहीं न कहीं एक बेहतरीन कदम जरूर है। हालांकि इसका कितना फायदा लोगों को मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर किया जाए, जिसके लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र आज वितरित किए गए हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विंध्याचल के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतर करके सीधे कार के माध्यम से मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचते हैं, जहां मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन विधिवत किया। दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य से बहुत ही संतुष्ट नजर आए। निरीक्षण के बाद वे पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि आज हमारी सरकार जो है कि देश की जनता और जनार्दन तथा मां विंध्यवासिनी की कृपा से बनी है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर का भी निर्माण कार्य बाकायदे विधिवत किया जा रहा है। उसी तर्ज पर विंध्याचल मां विंध्यवासिनी के धाम में विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है आज वो सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जो उन्होंने शिरकत की, वहां पर उन्होंने जो है प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को संबोधित किया। उसके बाद इटवा विधानसभा में कार्यकर्ता टिफिन बैठक में भी प्रतिभाग किया। वहां पर उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही साथ उनके साथ जो है टिफिन पर चर्चा की। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनके मन की बात भी सुनी और उनको हर तरह से जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर करने की बात कही। वहीं मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याण योजनाएं हैं उसी को लेकर सभी जो बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सारे लोग जनपद में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याण योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, इसी को लेकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्नाव के बांगरमऊ में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक व्यापारी संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी में भारी संख्या में व्यापारी वहां मौजूद हुए। व्यापारियों ने ब्रजेश पाठक का जम के स्वागत किया। साथ ही ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी लगातार व्यापारी और कर्मचारियों सबकी तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि हाल में जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है उसको लेकर जिला अधिकारी के जो बंगले हैं वैसे प्रधान कार्यालय भी बनाए गए हैं और प्रधानों के कार्यालय में ब्रॉडबैंड भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में सबसे जनप्रिय नेता मोदी जी बन गए हैं और इसको लेकर जहां कहीं भी वो यात्रा के लिए जाते हैं मोदी जी को आगे खड़ा किया जाता है और शायद ये भारत की विश्व में एक धाक है। इसको लेकर आज व्यापारियों ने ब्रजेश पाठक के साथ में बैठ करके वार्तालाप की और बांगरमऊ नगर पालिका के विकास पर चर्चा की। अब देखना ये होगा कि ब्रजेश पाठक का आने के बाद 2024 पर कितना बड़ा फर्क। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी लगातार बैठक व सम्मेलन कर रही है। इसी कड़ी में मिनी बाईपास के एक निजी रिसोर्ट में टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री बरेली सांसद संतोष गंगवार व बरेली के मेयर उमेश गौतम मौजूद रहे। इस टिफिन बैठक में सभी को टिफिन के माध्यम से भोजन कराया गया और साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार ने बताया मोदी सरकार द्वारा किस तरह से 9 वर्ष में
किस तरह से विकास कार्य किए गए, इन विकास कार्यों को जन जन तक व घर घर तक पहुंचाना है। इसी को लेकर लगातार बैठक का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली के सलोन में कार्यक्रम था और वो अपना कार्यक्रम खत्म करके अमेठी आ रही थी और अमेठी के कृष्णा नगर में जैसे ही वो पहुंची और वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को देख करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कृष्णा नगर चौराहे पर रुक गई और वहां पर भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चाय समोसा की दुकान पर रुका और वहां पर खुद चाय पिया और समोसा खाया। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों को भी चाय पिलाया और समोसा खिलवाया। और वहीं कस्बे की स्थानीय लड़कियां मौजूद थी और वो लोग जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ सेल्फी। समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। आपको बता दें, आज सीतापुर के नैमिषारण्य में जो है प्रशिक्षण शिविर लगाया गया और आज पहला दिन था। शिवपाल सिंह यादव वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया और उससे पहले उन्होंने सभी जितने भी धार्मिक केंद्र हैं वहां पर जाके देवी पूजन किया और हवन पूजन करने के बाद जो है जनता से संवाद किया। आपको बता दें, कल दूसरा दिन है नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर का, जिसमें खुद अखिलेश यादव शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और जनसंवाद करते हुए नजर। 2 दिन पहले ही प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान ने एक आदेश जारी किया था, यानी थी साफ था कि उस आदेश में कहा गया था कि अधीक्षण अभियंता अगर छुट्टी लेते हैं तो वो छुट्टी मंडल आयुक्त से लेंगे। इसके साथ ही अगर अधिशासी अभियंता अगर छुट्टी लेते हैं तो वो डीएम से परमिशन लेंगे, उसके बाद ही वो छुट्टी पे जाएंगे। यानी कि अब इंजीनियर एसोसिएशन ने इसका विरोध जताया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वित्तीय पुस्तिका की अगर बात करते हैं उसमें कैबिनेट में पास होती है, कैबिनेट में पास होने के बाद भी उसकी किसी तरीके से सुनवाई नहीं होती, यानी कि वित्तीय पुस्तिका का पूरी तरीके से निर्वहन नहीं किया जाता है। ये डीएम का हस्तक्षेप करना और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का ना बोलना, इसको लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पत्र लिख करके साफ तौर पे इसका विरोध जताया है, यानी कि अगर बातें नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में इंजीनियर एसोसिएशन इसका विरोध करता हुआ नजर आएगा। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि संजीव जीवा की हत्या के दौरान जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ जो आरोपी है उसने बताया है कि किस तरीके से उसने घटनाकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर जांच की जा रही है और जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई है तो उसमें यह साफ होता है कि 16 इंजरी संजीव जीवा के शरीर से पाई गई हैं। करीब 6 गोलियां संजीव जीवा को लगी थीं और साथ ही साथ पुलिस की अलग अलग टीमें इसमें पड़ताल कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर भी बातचीत की गई है। आज बार के दोनों बारों के सदस्यों से बातचीत की गई है, जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। अधिवक्ताओं के लिए अलग गेट और अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए अलग गेट बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं उन्हीं गेटों से इन लोगों को कोर्ट परिसर के अंदर जाने की अनुमति हो। बृजभूषण शरण सिंह मामले में दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। चाहे बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगियों की बात करें, उनके करीबियों की बात करें, हाल ही में गोंडा बृजभूषण शरण सिंह का जहां आवास है वहां भी दिल्ली पुलिस पहुंची थी और वहां पे उनके सहयोगियों करीबियों से पूछताछ की थी। अब तक दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 150 से ज़्यादा लोगों से बातचीत दिल्ली पुलिस कर चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। आज बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी और सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है कि उनके साथ एक महिला पहलवान भी यहाँ पे पहुंची थी और कहीं ना कहीं पूछताछ की गई होगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की ओर से अगर हम बात करें या बृजभूषण शरण सिंह की ओर से बात करें, किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर फिलहाल नहीं आया है कि क्या वाकई में दिल्ली स्थित आवास पर कोई महिला पहलवान को लाया गया था, किसी को दिल्ली पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी, रिक्रिएशन किया गया था या नहीं किया गया था। आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। फिलहाल चूंकि दिल्ली पुलिस को 15 जून तक इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चार्जशीट भी दाखिल करनी पड़ सकती है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपनी जांच में तेजी भी ला रही है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर करीब 6 घंटे तक बैठक हुई थी, जिस बैठक में कई बातों को लेकर पहलवानों ने चर्चा की थी और अपनी मांगों को रखा था और कई बातों को लेकर खेल मंत्री ने पहलवानों को आश्वासन भी दिया था। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि क्या वाकई में यहाँ पे महिला पहलवान को लेकर दिल्ली पुलिस आई थी या नहीं आई थी। हालांकि आधिकारिक बयान का इंतजार। फूलबाग स्थित नाना राव पार्क में तरण ताल को शुरू करने के लिए 6 अप्रैल को
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था, लेकिन यह तरणताल अभी तक शुरू नहीं हो सका। आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी इस तरणताल को चालू कराने के लिए लगातार नगर निगम के अधिकारियों को चक्कर लगाते रहे, लेकिन यह तरणताल अभी तक शुरू नहीं हो सका। जिस बात से नाराज अमिताभ वाजपेयी अपने समर्थकों के साथ आज फूलबाग स्थित तरणताल पहुंचे और वहां पर जल प्रवास पे चले गए हैं। उनकी मांग है कि जब तक ये तरणताल शुरू नहीं होगा वो जल प्रवास से बाहर नहीं आएंगे, और समर्थक के साथ वह जल प्रवास पे अभी भी बैठे हुए हैं। इस विधायक के तरणताल के जल प्रवासी की सूचना पर संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची व नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और विधायक को जल प्रवासी से बाहर आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक तरणताल शुरू नहीं होगा वो जल प्रवास से बाहर नहीं आएंगे। आपको बताते चले, तरणताल को शुरू करने का उद्देश्य यह था कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे में जो बच्चे हैं जो तरणताल सीखना चाहते हैं वो नानौर पार्क जाके तरणताल सीख सकते हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तक तरणताल शुरू नहीं हो सका है। विधायक का साफ तौर पर कहना है जब तक तरणताल शुरू नहीं होगा वो जल प्रवास से बाहर नहीं आएंगे, और समर्थक लगातार अधिकारियों की लापरवाही पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी तरणताल पर जल प्रवास पर चले गए हैं, क्या उनको अधिकारी मना करके बाहर कर पाएंगे या फिर तरणताल जल्द शुरू हो सकेगा, यह एक बड़ा सवाल है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में टांगे स्टैंड के पास दो समुदाय आपस में भिड़े और दोनों में जमकर पथराव हुआ। आपको बता दें, यह मामला विशेष समुदाय के युवक पर टोपी लगाने को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कुछ युवक टांगा स्टैंड पर नशे में बैठे थे और विशेष समुदाय के युवक पर टोपी लगाने को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में बच्चे और महिलाएं की काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज जारी है। इस पूरे मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर जांच में जुटी हुई है और अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। डीटीओ जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हम आपको बता दें कि डीटीओ जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम प्लेटफार्म नंबर 1-2 पर चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बैग लिए दिखाई दिया। जब टीम द्वारा उसकी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 43,45,000 नगद कैश बरामद हुआ है। आरोपी से जब टीम ने पूछताछ शुरू किया तो जो बात अभी तक सामने आई है कि बुधई दोलाई जो है सोने और चांदी का व्यापार करता है, वह कैश वाराणसी से लेकर हावड़ा जा रहा था। अब तक पूछताछ में उसने कोई भी कागजात नहीं दिखा पाया है। वहीं टीम ने आयकर विभाग को सूचना देकर जांच पड़ताल में जुट गई। में धार्मिक प्रोग्राम लगातार होते रहते हैं। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत चाहे वो सिख समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो, लगातार जनपद पीलीभीत में धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। आपको बताते हैं, जनपद पीलीभीत के विकासखंड बिरसंडा के हनुमान मढ़ी पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और वहीं श्री राम कथा का आयोजन श्री सुंदरकांड पाठ समूह के द्वारा किया जा रहा है। श्री सुंदरकांड पाठ समूह बिरसंडा में लगातार सुंदरकांड का पाठ करता हर शनिवार को और मंगलवार को पाठ भी किया जाता है सुंदरकांड समूह द्वारा, और वहीं उसके द्वारा यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। राम कथा के रूप में करने के लिए वेद व्यास जो नितिन मिश्रा जी वहाँ पर अपनी कथा का वाचन करेंगे, प्रवचन करेंगे। वहीं जिसका प्रारंभ 9 जून को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ किया। आपको बता दें, बिरसंडा से खन्नौत नदी जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है, वहाँ पर जाकर नदी से कलश जल जो है वहाँ से लाए गए और पुनः यथास्थान पर हनुमान मढ़ी पर लाने के बाद वहाँ से वहाँ पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। वहीं आपको बता दें, हनुमान मढ़ी पर जो संत हैं वो भी पूरे प्रयास में है कि कथा को रोमांचित बनाया जाए, बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं, श्रद्धालु या जो श्रोतागण हैं उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से श्री सुंदरकांड पाठ समूह के अतिरिक्त जो बिरसंडा वासी हैं, नगरवासी हैं, वो लगातार उन्होंने इस कलश यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सैकड़ों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु मौजूद। थाना बजीगंज क्षेत्र की घटना है। थाना बजीगंज क्षेत्र का गांव पड़ता है बड़ा तेगदार। ये जो है बदायूं से मुरादाबाद रोड है। यहाँ पर जो है एक ढाबा बना हुआ है। ढाबा मालिक को कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वो जो है ढाबे पर रुके हुए थे ज़मीन के प्रकरण में,
कि हम ज़मीन जो है देख रहे हैं, उसी प्रकरण में रुके हुए थे और उन्हें जो है बदमाशों ने अपहरण कर लिया। जब जो है उनके पुत्र के पास फ़ोन जाता है, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह जब उन तक संज्ञान मिला, उन्होंने एसओजी टीम और पुलिस टीम को, संयुक्त टीम को तुरंत लगाया और 5 घंटे के अंदर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया। बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है पुलिस ने। 5 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया, अपहरणकर्ता को छुड़ाया है और 1 दर्जन से ऊपर बदमाशों को पकड़ा गया है। उनके पास से कई मोबाइल, कार, एटीएम कार्ड कई जो है बरामद हुए हैं। जब से जो है बदायूं में कमान संभाली है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने, बहुत ही तेज तर्राक के रूप में देखे जाते हैं। जब जो है पुलिस प्रशासन कोई भी सराहनीय काम करती है तो उन्हें जो है पुरस्कृत करते हैं। थाना बजीगंज क्षेत्र की घटना है। बिजनौर के हल्दौर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर के हल्दौर में 3 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। आपको बताते चलें बर्थडे पार्टी से वापस घर आ रहे तेज रफ्तार इको कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। आपको बताते चलें तीनों युवकों के नाम इस प्रकार हैं। एक का नाम रोहित है, एक का आकाश व तीसरे का नाम तेजवीर है। तीनों मौतें से हल्दौर में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। फिलहाल अभी तक ये कारण नहीं पता चल पाया कि यह हादसा किस कारण हुआ है। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। कार चालक मौके से फरार है। आपको बताते चलें बिजनौर में लगातार हो रहे सड़क हादसे इस प्रकार हो रहे हैं कि अगर बात की जाए 1 महीने की, तो 1 महीने में दर्जनों से ज़्यादा लोग अब तक मौत के घाट उतर चुके हैं। उसका मुख्य कारण यही है हेलमेट का प्रयोग ना करना, तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना और शराब पी के वाहन का प्रयोग करना। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। यातायात प्रभारी से न्यूज़ वन इंडिया अनुरोध करता है, वे यातायात पुलिस से न्यूज़ वन इंडिया अनुरोध करता है कि चेक इन अभियान चलाकर हेलमेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कराया जाए ताकि ये हादसों में लगाम लग सके। बिजनौर के हल्दौर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। मेरठ के देहात में बढ़ता अपराध पुलिस का सरदर्द बना हुआ है। मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र में आधे दर्जन से ज़्यादा घटनाओं पर पुलिस अभी तक अनावरण नहीं कर पाई है। लगातार मेरठ में लूट और हत्या की वारदातों से सनसनीखेज मामला है। उसी के साथ साथ अगर देहात क्षेत्र की बात की जाए तो लोग इस वक्त डरे हुए नजर आ रहे हैं। खाकी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उसी को लेकर के एसपी ग्रामीण कमलेश बहादुर सिंह ने साफ निर्देश दिए हैं, किसी भी तरह से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी घटनाओं के लिए विशेष टीम लगा करके जांच कराई जा रही है। साथ ही उन संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है जो लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देकर के मेरठ से फरार हो जाते हैं। साथ ही गैर जनपद सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सभी सीमाओं को सील कर वहां पर चेकिंग अभियान विशेष तौर पर चलाया गया है, जिसके चलते अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के बाद गैर जनपद पहुंच जाते हैं और उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों को ढूंढने में बेबस रहती है। उसी को लेकर अगर मेरठ की बात की जाए तो देहात क्षेत्र को लेकर के लगातार मेरठ के देहात में बढ़ता अपराध का गिराफ मेरठ पुलिस को सरदर्द बना हुआ है। लगातार देखा जाए तो मेरठ की कई घटना ऐसी हैं जिनका पुलिस काफ़ी लंबे समय से अभी तक अनावरण नहीं कर पाई है। उसी को लेकर के एसपी ग्रामीण कमलेश बहादुर सिंह ने साफ निर्देश दिए हैं पुलिस गश्त करे। उसी के साथ साथ देहात क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जिसके चलते अपराध के गिराफ में गिरावट करी जा सके और उसके चलते जो अपराधी हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। फूलबाग स्थित नाना राव पार्क में तरण ताल को शुरू करने के लिए 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था, लेकिन यह तरण ताल अभी तक शुरू नहीं हो सका। आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी इस तरण ताल को चालू कराने के लिए लगातार नगर निगम के अधिकारियों को चक्कर लगाते रहे, लेकिन यह तरण ताल अभी तक शुरू नहीं हो सका। जिस बात से नाराज अमिताभ वाजपेयी अपने समर्थकों के साथ आज फूलबाग स्थित तरण ताल पहुंचे और वहां पर जल प्रवास पे चले गए हैं। उनकी मांग है कि जब तक ये तरण ताल शुरू नहीं होगा वो जल प्रवास से बाहर नहीं आएंगे और समर्थक के साथ वह जल प्रवास पे अभी भी बैठे हुए हैं। इस विधायक के तरण ताल के जल प्रवासी की सूचना पर संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, वह नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और विधायक को जल प्रवासी से बाहर आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक तरण ताल शुरू नहीं होगा वो जल प्रवास से बाहर नहीं आएंगे। आपको बताते चले तरण ताल को शुरू करने का उद्देश्य यह था कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे में जो बच्चे हैं जो तरण ताल सीखना चाहते हैं वो नाना राव पार्क जाके तरण ताल सीख सकते हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तरण ताल शुरू नहीं हो सका है। विधायक का साफ तौर पर कहना है जब तक तरण ताल शुरू नहीं होगा वो जल प्रवास से बाहर नहीं आएंगे और समर्थक लगातार अधिकारियों की लापरवाही पर नारेबाजी भी
कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी तरणताल पर जल प्रवास पर चले गए हैं, क्या उनको अधिकारी मना करके बाहर कर पाएंगे या फिर तरणताल जल्द शुरू हो सकेगा, यह एक बड़ा सवाल है। फूलबाग। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लाख प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमे को किसी तरह सुधारा जाए। आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली में भी रहेंगे डिप्टी सीएम, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला महाराजगंज सीएचसी का निकलकर सामने आया है, जहां तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रसूता दर्द से करहा रही है, लेकिन डॉक्टरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सुबह से ही उसको एडमिट कर रखा था। एडमिट करने के बाद देर शाम उससे कहने लगे कि वो यहाँ से जाए और जिला अस्पताल में अपना इलाज कराए, यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा। जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस पर लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लापरवाही ना की जाए, लेकिन महाराजगंज सीएचसी है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वहाँ पर जो सीएचसी अधीक्षक हैं तकरीबन 7 सालों से वहाँ पर विराजमान हैं और लगातार कई मामले प्रकाश में आए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई ना होना ये सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग को जरूर खड़ा करता है।